डिमांड कम होने का रीजन क्या हो सकता है? व्यावसायिक वातावरण किन किन चीजों से मिलकर के बना है? व्यावसायिक वातावरण में जो भी फोर्सेस होती हैं या जो भी चीजें आती हैं वो क्या होती हैं? युद्ध की सोच के बदलने का असर कहाँ पर पड़ेगा बेटा? साड़ियों की कीमत के बढ़ने का असर क्या विदेशों पर पड़ेगा? व्यावसायिक वातावरण के आयाम, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर किसी वातावरण में लगातार चेंजेस हो रहे हैं तो वो है ये जो 1991 का जो समय था हमारा, वो किस तरह का था भारत के लिए। व्यावसायिक वातावरण होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसको जानना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम तैयार, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। आज हम लोग वन शॉट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होने वाला है? व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा सोचो, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? सोचो जरा कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, 1 साल हो गया है, ठीक है? उसको मैं अच्छे से चला रही हूँ, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो बढ़ने की जगह पर थोड़ा कम हो गया, ठीक है? कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि रीजन ये हुआ हो कि मेरे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे थे, एम्प्लॉय लोग, वो अच्छे से काम ना कर रहे हो। या ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ उस प्रोडक्ट में कुछ कमी हो गई हो। या ये हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो गई है। अच्छा, डिमांड कम होने का रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि लोग जो हैं, यानी कस्टमर जो हैं, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हो। कस्टमर अब कुछ और डिमांड कर रहा हो, कुछ और चाह रहा हो, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रही हूं उसकी जो टेक्निक है वो पुरानी हो गई हो। और हो सकता है कि बाजार में यानी मार्केट में बहुत सारी नए नए तकनीक या नई नई विधियां आ गई हो। तो ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट का या मेरा जो कंपनी है या मेरा जो भी बिजनेस है उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड या प्रॉफिट है वो कम हो रही है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जो बिजनेस के बाहर जो चीजें हो रही हैं, यानी जो बिजनेस के बाहर हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकताएं हैं, रुचियां हैं, वो बदल रही हैं। या फिर व्यवसाय के बाहर का जो वातावरण है जिसमें समाज आता है, जिसमें सरकार आती है, जिसमें तकनीकी परिवर्तन आते हैं, जिसमें विधान या कोई कानून आता है, कोई पॉलिसी आती है, अगर बिजनेस के बाहर का वातावरण बदल रहा हो और इस बदलते हुए वातावरण के अनुसार हम अपने बिजनेस के आंतरिक वातावरण को यानी अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को नहीं बदलते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें लॉस होता है, हमारे बिजनेस को लॉस होता है। तो आज ये चैप्टर जो है वो इसी व्यावसायिक वातावरण को समझने से है कि बिजनेस के बाहर होने वाले जो परिवर्तन है, जो होने वाला जो वातावरण है, जो कि व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और व्यावसायिक वातावरण किन किन चीजों से मिलकर के बना है। इस चैप्टर में बेसिकली उन्हीं बातों पर वन शॉट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम क्या है? व्यावसायिक वातावरण, चैप्टर नंबर 3 सभी किताबों में आपको मिल जाएगा। क्या नाम है भाई? व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3, ठीक है? और इसमें हम लोगों को बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं, व्यावसायिक वातावरण का महत्व क्या है, व्यावसायिक वातावरण के आयाम क्या हैं, यानी डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो व्यावसायिक वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण, ठीक है, उसमें जो आर्थिक नीतियां हुई थी, नवीन आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है? तो तैयार हो जाओ
क्योंकि स्टार्ट हो रहा है व्यावसायिक वातावरण चैप्टर नंबर 3। और इसमें यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि व्यावसायिक वातावरण वो सारी चीज़ों से मिल करके बना है जो कि बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स की पसंद नापसंद, मांग में कमी या कभी कभी वृद्धि, या ये कह सकते हैं कि तकनीक में होने वाले परिवर्तन या व्यवसाय के बाहर होने वाले जितने भी चेंजेस हैं वो सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण किन चीज़ों से मिलकर के बना है, इसका मतलब क्या होता है? उन शक्तियों से, उन फोर्सेस, उन कारकों, उन व्यक्तियों, उन संस्थाओं से है, उन सभी चीज़ों से है जो बिजनेस को, व्यवसाय को प्रभावित करने की शक्ति रखती है। ठीक है, तो जो व्यावसायिक उद्यम के नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन ये इनके कार्य विभाजन को या कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, कार्य निष्पादन को प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि बिजनेस के बाहर होने वाला जितना भी, कुछ भी, जो भी हो रहा है वो व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। सरकार की नीतियां, सरकार की कानूनी नीतियां, कानूनी वातावरण, समाज में जो समाज के लोग हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वो सारे लोग, और जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, मुद्रास्फीति, महंगाई की दर जो है, ब्याज की जो दर या घटती या बढ़ती है, उन सब का असर भी बिजनेस पर पड़ता है, बिजनेस के लाभ पर पड़ता है, बिजनेस की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आता है व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली किन किन चीज़ों में को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करेंगे सभी बाह्य शक्तियाँ। बेटा, व्यावसायिक वातावरण में जो भी फोर्सेस होती हैं या जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या होती हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर होती हैं। ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर नहीं हो रही हैं। बिजनेस के अंदर कौन कौन लोग हो सकते हैं? बिजनेस के खुद के नियम हो सकते हैं, बिजनेस के खुद की पॉलिसीज हो सकती है, कुछ खुद की नीतियां हो सकती हैं, कर्मचारी लोग हो सकते हैं, प्रबंधक लोग हो सकते हैं, जो कि व्यवसाय के आंतरिक वातावरण को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस के बाहर का वातावरण क्या होता है? इसमें वो सारी चीजें, वो सारे घटक आते हैं जो कि व्यवसाय के नियंत्रण के बाहर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस को रोक नहीं सकती है। जैसे कि मान लो बाजार में कोई उपभोक्ता है, उसकी पसंद नापसंद को बदल नहीं सकती है या अपने अनुसार नहीं कर सकती है, बल्कि व्यवसाय के बाहर होने वाले जो उपभोक्ता हैं उनकी जो पसंद और नापसंद है उसके अनुसार केवल अपने प्रोडक्ट को बना सकती है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला सकती है। ठीक है, तो ये मान के चलना बच्चा, ये जितने भी फोर्सेस हैं, जितनी भी शक्तियां हैं जो कि व्यवसाय के बाहर हो रही हैं, बाहर घटित हो रही हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण में वे सभी शक्तियां, संस्थाएं, कारक सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक संस्थानों को, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तथा वातावरण के शक्ति से बाहर होते हैं, तथा व्यवसाय के शक्ति से बाहर होते हैं, और इन्हें नियंत्रित करना आसान नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन इनको रोक नहीं सकते। इन चेंजेस को, ये चेंजेस होंगे ही होंगे, सरकार बदलेगी ही बदलेगी। ठीक है, या सरकार बदल रही है, उपभोक्ता जो है उनकी पसंद और नापसंद बदलती रहती है। कभी फैशन में, ट्रेंड में चेंजेस आते रहते हैं। पहले जो चीजें हमें पसंद आती थी, अब क्या है, हो सकता है कि अब वो चीजें हमें पसंद ना हो, हम उनकी डिमांड नहीं करें। ठीक है, जैसे पहले जो कपड़े हम लोग पहनना पसंद करते थे, अब क्या हो गया, नया ट्रेंड आ गया, नए फैशंस आ गए, हमें नई चीजें पसंद हैं, हम पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, हम का मतलब उपभोक्ता लोगों से है बेटा। तो उपभोक्ताओं की पसंद बदल रही है, फैशंस बदल रहा है, ट्रेंड्स बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, और इसका असर बिजनेस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था बदल रही है, इकोनॉमी जो है हमारी बदल रही है, महंगाई जो है वो बढ़ रही है समय के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा व्यापारिक नीतियां बदल रही हैं। ठीक है, सरकार की नीतियां बदल रही हैं, तकनीक में लगातार चेंजेस हो रहे हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, नई नई चीजें बनाई जा रही हैं।
तो ये सारी जो फोर्सेस हैं, ये सारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट के तत्व हैं, ये बिजनेस के बाहर घटित हो रहे हैं और व्यवसाय इनको नियंत्रित नहीं कर सकता है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो पहली विशेषता हो गई कि सभी बाह्य शक्तियां होती हैं, सभी जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के तत्व होते हैं वो सबके सब बाह्य होते हैं और बिजनेस के नियंत्रण के बाहर होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, विशिष्ट और सामान्य शक्तियां। बेटा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें जो फोर्सेस हैं, जो तत्व है वो सभी बाह्य शक्तियां हैं। ठीक है, यानी बिजनेस के बाहर घटित हो रही हैं, लेकिन ये शक्तियां भी दो तरह की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है सामान्य शक्तियां और दूसरी होती हैं विशिष्ट शक्तियां। चलिए पहले बात करते हैं विशिष्ट शक्तियों की, ये क्या है। विशिष्ट शक्तियां या फोर्सेस या वो तत्व कारक होते हैं जो किसी एक या किसी पर्टिकुलर, किसी विशिष्ट उद्यम को या ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रभावित यानी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक जूता उद्योग है, जूता बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो, सपोज कर लो। ठीक है, अब जो जूता बनाने वाली कंपनी है, जो जूता का निर्माण कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, उसके कुछ पर्टिकुलर ग्राहक होंगे। ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर कस्टमर होंगे, पर्टिकुलर सप्लायर होंगे, पूर्तिकर्ता होंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर उद्योग है, ठीक है, जैसे जूता बनाने वाली कोई कंपनी है, तो उस कंपनी के क्या होंगे, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है जो कि जूता बना रही है, शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ पर्टिकुलर ग्राहक होंगे। ठीक है, ग्राहक होंगे यानी कस्टमर होंगे। इसको रॉ मटेरियल या लेदर या जो सामान होता है उसको प्रोवाइड करने वाले, प्रदान करने वाले कुछ आपूर्तिकर्ता होंगे पर्टिकुलर। ठीक है, ये लोग इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसमें पैसा लगाने वाले, इस कंपनी में पैसा लगाने वाले कुछ निवेशक लोग होंगे, इन्वेस्टर लोग होंगे। ठीक है, अब मान लो बेटा कि अगर ग्राहक जो है वो इस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरे कंपनी को के प्रोडक्ट को परचेस करने लगे, या जो सप्लायर है, सप्लायर अपने जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है, उसका जो मूल्य है वो बढ़ा दे। ठीक है, या जो निवेशक है वो अपना पैसा इस कंपनी में न लगा करके किसी दूसरी कंपनी में लगाने लगे, तो ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये जो ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, निवेशक जो हैं, जो छोड़कर चले जा रहे हैं, उसका असर किस पर पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंपनी पर, कंपनी जूता जो बना रही है उसी कंपनी पर। ठीक है, मान लो एडिडास का जूता है तो एडिडास कंपनी पर ही इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, और किसी कंपनी पर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पर्टिकुलर ग्राहक ने इसको छोड़ दिया, सप्लायर ने अपना जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया, इन्वेस्टर ने जो है वो पैसा लगाना कम कर दिया है। तो ऐसे विशिष्ट, इन्हें क्या कहा जा सकता है बेटा, इन सारे फोर्सेस को क्या कहा जाएगा? इन सारे फोर्सेस को कहा जाएगा क्या? विशिष्ट कारक या शक्तियां, जो किसी एक ही या किसी एक पर्टिकुलर विशिष्ट उपक्रम को, ऑर्गेनाइजेशंस को ही प्रभावित करती हैं, सभी को नहीं करेंगी। ठीक, आइए बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है उन तत्वों से या कारक से है जो किसी एक व्यवसाय को, जिससे ये शक्तियां प्रत्यक्ष संबंधित हैं, उसी व्यवसाय को प्रभावित करेंगी। ठीक है, इसके अलावा देखो सामान्य शक्तियां क्या होती हैं? जनरल फोर्सेस। बेटा जनरल फोर्सेस में सरकार की कोई नीति, अगर सरकार ने कर बढ़ा दिया, तो सरकार ने जब कर बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया, तो इसका असर सभी बिजनेस पर कम या ज्यादा थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। ठीक है, अगर मान लो कि सरकार की नीतियां बदल रही हैं, मौद्रिक नीति बदल रही है, अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आया है, तो इसका असर सभी प्रकार के बिजनेस को, सभी प्रकार की कंपनी को पड़ेगा।
तो सामान्य शक्तियां वह शक्तियां होती हैं जो कि हर प्रकार के व्यवसाय को थोड़ा बहुत या ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं, जिसमें क्या चीजें आएंगी? सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, तकनीकी और राजनीतिक स्थितियां आएंगी। तकनीक में बदलाव हो रहा है, नई उत्पादन तकनीक आ रही है, तो हर प्रकार के व्यवसाय को वो प्रभावित तो करेगी ही करेगी। ठीक है, साथ ही साथ मान लो विधान यानी कानून बदल रहा है, कोई पॉलिसी आ रही है, कोई अधिनियम, कोई एक्ट पास कर दिया गया, तो सभी प्रकार की कंपनी के लिए उसका असर देखने को मिलेगा। इसी तरह मान लो कि आर्थिक जगत में कोई परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, रोजगार के अवसर में जा रही हैं, तो इसका असर सभी प्रकार के उद्योग में देखने को मिलेगा। लोगों की पढ़ लिख करके लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति, तो इसका असर सभी प्रकार के बिजनेस पे पड़ेगा। तो बेटा सामान्य शक्तियाँ वह शक्तियाँ होती हैं जो कि हर प्रकार के व्यवसाय को थोड़ा या ज़्यादा प्रभावित करने की शक्ति रखती हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद देखो बेटा तीसरी जो विशेषता है वो क्या है? अंतर संबंध। अंतर संबंध व्यावसायिक वातावरण की तीसरी विशेषता है। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये कहा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जब बदलाव होता है किसी एक कारक में, किसी एक तत्व में, तो इसका असर दूसरे पर्यावरण पर, दूसरे वातावरण पर भी पड़ता है, क्योंकि ये आपस में वातावरण क्या है? अंतर संबंधित है। थोड़ा और समझते हैं इस बात को। तो ना ये सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब क्या है, लोग के ट्रेंड में, फैशंस में चेंजेस आ रहे हैं, लोग जो है वो बदल रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं जो है वो बदल रही हैं। जैसे आज का जो यूथ है हमारा, नौजवान, आप लोग, ठीक है, आपकी पसंद क्या है? आप गेम खेलते हैं, गेमिंग पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं अपना। आप जो है जंक फूड या फास्ट फूड ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं। आप जो है वेस्टर्न जो क्लॉथिंग है उसको प्रेफर करते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनना, वेस्टर्न म्यूजिक सुनना। तो आप क्या है बेटा, आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विदेशी सभ्यता के प्रति थोड़ा ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है ना, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि आप नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, आप विश्व के साथ, वर्ल्ड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो बेटा जब हमारा जो नौजवान है वो पश्चिमी सभ्यता के लिए जब नौजवान जाएगा, आकर्षित होगा, मतलब सामाजिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, समाज का ही तो वर्ग है यूथ, और यूथ की जो सोच है वो बदल रही है। तो यूथ की सोच के बदलने का असर कहाँ पर पड़ेगा बेटा? फास्ट फूड कंपनी पर पड़ेगा। फास्ट फूड कंपनी जो है उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी अचानक, या वेस्टर्न कपड़ों की डिमांड बढ़ने लगेगी अचानक। तो हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं व्यावसायिक वातावरण का एक घटक में अगर कोई चेंजेस होता है तो इसका असर हमें दूसरे वातावरण में या दूसरे तरीकों पर देखने को मिलता है, कंपनी पर देखने को मिलता है। तो अंतर संबंध इसे बोला जाता है कि अगर वातावरण में कोई चेंजेस हो रहा है तो इसका असर देखने को मिलेगा कंपनी पर, दूसरे वातावरण पर। ठीक है, इसके बाद देखो अनिश्चितता। अनिश्चितता का क्या मतलब होता है? यहाँ पर व्यावसायिक वातावरण के परिवर्तनों का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, मुश्किल है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है। वातावरण हमेशा बदल तो रहा है, लेकिन ये कितना बदलेगा, क्या चेंजेस होगा, कहाँ कब क्या बदल सकता है, इसको प्रिडिक्ट करना, इसको अनुमानित करना, इसके बारे में पहले से ही एकदम एक्यूरेट डिसाइड कर देना कि हाँ भैया ये परिवर्तन होगा, यहाँ पर इतना चेंजेस होगा, इस वातावरण में सरकार की नीति जरूर बदलेगी और ये बदल करके इसका असर ये होगा, ये पता लगाना वर्तमान में जो कि भविष्य की घटना है बहुत मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपका अनुमान कितना सही होगा वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, कठिन है। ठीक है, तो व्यावसायिक वातावरण के परिवर्तन का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वातावरण जो है वो तेजी से परिवर्तित हो रहा है। जैसे सूचना तकनीकी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अभी कोई आप ऐप बनाते हो, अचानक ही आपको पता चलता है कि दूसरे ही दिन एक कंपनी ने आपसे बढ़िया ऐप लॉन्च कर दिया है नई तकनीक के साथ।
तो आपने सोचा कि आपका इनोवेशन है, आपने कुछ नया बनाया है, लेकिन जस्ट विद इन अ सेकेंड्स, मतलब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर ही एक दूसरी कंपनी का ऐप लॉन्च हो गया और वो ऐप जो है वो आपके ऐप से बेटर हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तकनीकी में लगातार चेंजेस हो रहा है, लगातार इनोवेशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, नई नई चीजें बनाई जा रही हैं और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा कि अनिश्चितता होती है, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूरी तरह से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि ये होगा, इतना होगा, ये असर होगा। ठीक है, गतिशील है, डायनेमिक है। व्यावसायिक वातावरण की जो विशेषता है ये गतिशील है, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब स्थिर, एकदम, बिल्कुल भी जो बदले ना। गतिशील का मतलब जो लगातार क्या है, बदल रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। तो व्यावसायिक वातावरण के घटक, फोर्सेस, शक्तियां, चीजें बदलती रहती हैं, लगातार बदलती रहती हैं। ये गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारी सोच बदल रही है, उपभोक्ताओं की सोच बदल रही है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं, तकनीक में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, सरकार जो है लगातार बदल रही है, हर 5 साल में बदल जा रही है कभी कभी। तो देखने को क्या मिल रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन जो हमारी आर्थिक नीतियों में देखने को मिल रहा है, सामाजिक जो भी हमारी सोच है वो बदल रहा है, हमारी तकनीकी में बदलाव आ रहा है, नए नए कानून बन रहे हैं, वैधानिक जो वातावरण है उसमें चेंजेस आ रहा है। तो गतिशील होता है, व्यावसायिक वातावरण लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और ये स्थिर या दृढ़ या कठोर नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो जटिल। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स। एक मैथ्स का सवाल जब तुम लोग लगाते हो तो अगर मान लो सवाल जो है वो थोड़ा सा तुम लोगों को कठिन लगता है, जटिल लगता है, तो उसको छोड़ देते हो, है ना, फिर उसको बंद कर देते हो। या कोई भी चीज जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो और तुम्हें लगता है यार समझ में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है, तो तुम क्या करते हो? थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लेते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत जटिल है। एक छोटा सा एनवायरनमेंट में चेंज का असर आपके ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। एक छोटा सा कर में सरकार ने थोड़ा सा वृद्धि क्या कर दी, उसको बढ़ा क्या दिया, उसका असर ऑर्गेनाइजेशंस पर, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस पर हो सकता है बहुत ज़्यादा पड़ जाए, उनके लाभ पर, उनके रेवेन्यू पर, उनके इनकम पर। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर टैक्स का रेट 5% सरकार ने बढ़ाने का कोई सरकारी कंपनी की, तो आय पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो भैया ये बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। इसको पता लगाना कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा उसका असर बिजनेस पर क्या पड़ेगा, ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जटिल होता है। सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब क्या होता है बेटा? ये भी एक विशेषता है। मान लो, सपोज करो, अभी सरकार ने एक, मान लो कि ये घोषणा की कि जो कोल्ड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं, बड़े चाव से पीते हैं, उसमें जो आपके हानिकारक जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही डेंजरस है, हानिकारक है ये जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बड़े सस्ते सस्ते दामों पे आप लोगों को जो मिल जाती है, कोका कोला हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई, वो ठंडक तो आपको देती हैं, गर्मी में आराम तो देती हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और सरकारी घोषणा हो गई है कि भैया इसमें जो है कीटनाशक पाए जा रहे हैं और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। अब आपको क्या हुआ? आपकी ये घोषणा से असर क्या पड़ेगा? बिजनेस पर क्या पड़ेगा? आपकी सोच पर क्या पड़ेगा? पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियों हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनकी डिमांड जो होगी वो लो हो जाएगी, वो कम पड़ जाएगी। दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? दूसरा फर्क ये पड़ेगा बेटा कि आपकी जो सोच है वो बदली, आपकी जो डिमांड है वो बदली, यानी सामाजिक वातावरण में भी तो चेंजेस हुआ। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद ये हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी की डिमांड तो कम हो गई, उनके प्रोडक्ट की डिमांड तो कम हो गई, लेकिन इसका गर्मी तो पड़ रही है भैया, गर्मी तो खत्म नहीं हो गई ना, मौसम तो बदल रहा है, मौसम में तो चेंजेस हो ही रहा है, हमें भी ठंडक चाहिए,
हमें भी अपने गले को थोड़ा सा आराम देना है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अपने घरेलू उत्पादों की तरफ। मतलब हम जाएंगे अपने जो ठेठ जिसे बोलते हैं ना, जैसे हम क्या पिएंगे? छाछ पिएंगे मैम, हम लोग लस्सी पिएंगे, हम लोग इस तरह से पेय पदार्थों को पिएंगे जिसमें कि हमें ठंडक भी मिले और हमारे स्वास्थ्य को भी कोई भी मुश्किल ना हो। तो हमने क्या देखा बेटा? लस्सी की दुकानों पे भीड़ देखी, हमने ये देखा कि जो हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं हमारे, उनके दाम, उनके जो मूल्य है, उस तरह से देखा जाए तो उनकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है उनके प्रोडक्ट की। तो कुल मिलाकर बात साफ हो गई कि बिजनेस एनवायरनमेंट का असर हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन दूसरे के लिए, दूसरे कंपनी के लिए वही परिवर्तन का असर अच्छा देखने को मिला, मतलब पॉजिटिव देखने को मिला। तो इसे कहते हैं सापेक्षता, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट का फर्क, असर एक संस्था पर अच्छा पड़ सकता है और दूसरी संस्था पर वही परिवर्तन, उसी चेंज का असर बुरा या खराब पड़ सकता है। किसी एक देश में डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ सकती है तो किसी दूसरे देश में डिमांड प्रोडक्ट की, उसी प्रोडक्ट की कम हो सकती है। जैसे अगर मान लो कि हमारे यहाँ जो है, अगर वैसे हम लोग क्या है, हम लोग पारंपरिक त्यौहार मनाते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है, कोई फेस्टिवल्स होता है, तो हम क्या पहनते हैं? हम साड़ियाँ पहनते हैं, हम सलवार सूट पहनते हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, है ना। अगर मान लो ट्रेडिशनल जो हमारे परिधान है, हमारी जो वेशभूषा है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, उदाहरण के तौर पे साड़ियों की कीमत यदि बढ़ जाए, तो साड़ियों की कीमत के बढ़ने का असर क्या विदेशों पर पड़ेगा? विदेशी पे क्या साड़ी के दामों में अगर कोई बढ़ोतरी हो जाती है तो क्या विदेश में हमारे साड़ी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि विदेशियों को क्या मतलब साड़ी से? वो तो वेस्टर्न वियर पहनते हैं ना, उनका तो कपड़े, उनके तो परिधान, उनकी तो खान पान, उनकी तो वेशभूषा हमसे अलग है। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि साड़ी का जो वैल्यू है बढ़ रहा है या घट रहा है, क्योंकि उनके लिए साड़ी जो है वो पहनावा मुख्य नहीं है। हमारे लिए तो है, हमारे जो फेस्टिवल्स आएंगे हम तो उसमें पहनते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने को क्या है? कहने को ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर कोई कंपोनेंट का फर्क किसी एक क्षेत्र में या किसी एक देश पर सही असर पड़ सकता है, अच्छा असर पड़ सकता है, और दूसरे देश पर वही असर गलत भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। किसी एक कंपनी के लिए फायदा हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी को घाटा हो सकता है। तो व्यावसायिक वातावरण का प्रभाव एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक या एक देश से दूसरे देश तक भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। इसे कहते हैं सापेक्षता। अब व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली, अब इसका महत्व जानेंगे कि क्यों इसको समझना बिजनेस के लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है। पहला क्या है? फर्म के अवसरों की पहचान करने तथा प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना। जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था तुम लोगों से कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मेरे बिजनेस में मुझे सफल होना है, मुझे अपने बिजनेस को सफल करवाना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, लंबे समय तक बिजनेस को टिकाना है और चलते रहना है, ये मैंने सोचा है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हमारे जो भी बिजनेस के बाहर कुछ भी जो हो रहा है उसके बारे में पहले तो जानकारी रखनी होगी, मुझे अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, मुझे सबसे पहले आगे निकलना है, मतलब सबसे पहले कुछ नया करना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चा सबसे पहले कुछ नया किया है ना, वही इस कहते हो कि इस कॉम्पिटिटिव जो भी हमारा समय चल रहा है उसमें सफल हुआ है। जैसे ऑनलाइन टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक प्रकार का से क्या हो गया, एक बिजनेस ही हो गया। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे पहले जिसने रोल मॉडल लाया, सबसे ज्यादा वो सफल हुए। जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला, सबसे ज्यादा वो सफल हुए।
वो चले, जिन्होंने लोगों के डिमांड को कैटर कर लिया, पहचान लिया और उसके अनुसार उत्पादन किया, प्रोडक्शन किया, सर्विस प्रोवाइड किया, वो चल रहे हैं सबसे अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि चैटिंग ऐप की, तो चैटिंग ऐप की डिमांड को सबसे पहले किसने समझा? व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप जो कंपनी आई उसने ये सोचा कि यार पूरे मार्केट में जो हमारा उपभोक्ता है वो चैटिंग, उसके लिए कोई चैट करने के लिए कोई अच्छा सा ऐप नहीं है जिस पर आराम से चैटिंग हो सके, वीडियो चैट भी हो सके और व्हाट्सएप चैट हो सके, ऑडियो हो सके। तो व्हाट्सएप कंपनी जो है सबसे पहले उसने मार्केट में होने वाले डिमांड को समझा, अवसर को समझा कि मार्केट में कस्टमर क्या चाहता है और ये एक अवसर दे सकता है उसकी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। और सबसे पहले व्हाट्सएप कंपनी अपना मैसेंजर लेकर के आ गई, चैटिंग ऐप लेकर के आ गई। और आज भी देख लो बच्चा, कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं होगा किसी का जहां पर आप लोगों को एक ऐप ना दिखे जिसमें व्हाट्सएप नजर ना आए। हर एक मोबाइल पर, हर एक मोबाइल पर एक ऐप जरूर देखने को मिलता है। और वो जो चैटिंग ऐप होता है वो कौन होता है, किस कंपनी का है? भैया व्हाट्सएप है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले चैटिंग ऐप को लाने वाला कौन था? व्हाट्सएप था। और बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी मार्केट को क्या किया है? कैप्चर किया है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें और हम बात करें मारुति की, तो मारुति जो है वो सबसे पहले उसने ये पाया कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में छोटी कारों की डिमांड है, मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास है वो डिमांड कर रहा है कि हमारे पास भी कार हो। बड़ी बड़ी लग्जरी कार या ज़्यादा महंगी कार वो नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए मारुति ने सबसे पहले इस चीज़ को समझा कि मिडिल क्लास को कैप्चर करना है। तो उन्होंने मिडिल क्लास को कैप्चर करने के लिए अपनी कारें बनाना स्टार्ट किया, ऐसी कारें बनाना स्टार्ट किया जो कम पैसों में बन जाएं और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो है वो परचेस कर सकें, मिडिल क्लास फैमिली। तो बेटा जो प्रथम प्रस्तावक लाभ, यानी सबसे पहले अगर तुम व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन को आंक लोगे, भाप लोगे, कस्टमर क्या चाहता है उसको समझ लोगे और उसके अनुसार अगर स्टार्ट कर दोगे अपने काम को करना, तो सबसे ज्यादा लाभ भी उसी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा। ठीक है, तो फर्म के अवसरों की पहचान करने तथा प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में यह सक्षम बनाता है। ठीक है, जैसे मोबाइल चैट बातचीत के लिए व्हाट्सएप जो था वो पहला प्रयोग था। इसके बाद दूसरे बहुत सारे मोबाइल ऐप आए लेकिन उतना सफल नहीं हुए जितना कि आज भी व्हाट्सएप है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ों को फिगर में भी दिखाया गया है। अब तो आप लोग देखते हो वी चैट आ गया है, बहुत सारे आ गए, मैसेंजर आ गया है। दूसरा क्या है, जैसे ये अवसर हमें बताता है, ऑर्गेनाइजेशंस को बताता है कि अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं, वैसे ही ये थ्रेट्स यानी चेतावनी के लिए भी सतर्क कर देता है। अगर आप व्यावसायिक वातावरण का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, आपकी फर्म, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहा है, बाहर होने वाले परिवर्तन पर ध्यान रखा है, तो वो ये समझ जाएगा कि थ्रेट्स क्या है, मतलब चुनौतियां क्या आने वाली हैं, भविष्य में बिजनेस को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मार्केट में जो हमारे कस्टमर हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं, कौन सी तकनीक आ रही है, कौन सा कंपटीशन आने वाले समय में फेस करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है और चेतावनी मिल जाती है, सतर्क हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और उस चेतावनी का समय पर आकलन करके अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बदल देते हैं, अपने प्रोडक्ट को बदल देते हैं, अपने काम करने के तरीके में बदलाव ला देते हैं। तो व्यवसायी जो व्यावसायिक वातावरण को समय पर समझने और जांचने के योग्य होते हैं, वे व्यावसायिक वातावरण की प्रतिबंधों या नकारात्मक नीतियों का सामना करने के लिए चेतावनी संकेत भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें जो ग्लोबलाइजेशन यानी जो वैश्वीकरण था, उसमें बहुत सारी, कह सकते हो कि विश्व की अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ गई। मतलब विदेशी कंपनी भारत में आकर के व्यवसाय करने लगी, विदेशी चीजें भारत में बहुत आराम से आने लगी। तो जो देसी मार्केट थे वो समझ गए कि हाँ भैया कंपटीशन बढ़ने वाला है,
प्रतियोगिता का स्तर बढ़ने वाला है। अब हमें वही पुराना सामान नहीं बनाना है, हमें कुछ नया करना पड़ेगा, तभी हम इस मार्केट में टिक सकेंगे। तो ऐसी कंपनियां तो सरवाइव कर गईं, लेकिन जो कंपनी अपने आप को बदली नहीं, बदलते हुए वातावरण के अनुसार चेतावनी को समझते हुए, वो कंपनी डूब गई, वो छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गईं। ठीक है, तो बेटा परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के अनुसार चेतावनियों को समझ करके सतर्क होना पड़ेगा, और ये भी कहीं ना कहीं आपको विशेषता होती है। तीसरा जो महत्व होता है वो क्या होता है? संसाधनों को एकत्रित करने और उनका उपयोग करने में सहायक होते हैं। देखिए, अगर मान लो तुम्हारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, टीवी बनाती है, ठीक है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। अब जब टीवी बना रही है तो मार्केट में डिमांड क्या है? किस तरह की टीवी की डिमांड है? आजकल फ्लैट कलर्ड एलईडी टीवी की डिमांड है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस वाले टीवी की डिमांड नहीं है। आजकल मोबाइल में देख लो, मोबाइल में जितना मोबाइल जो है वो जितना फीचर्स, जितनी विशेषताएं हैं, उस तरह की मोबाइल की डिमांड है। कैमरे की क्वालिटी, मेमोरी, स्पेस, इन सब चीजें जो ज्यादा दे रहा है उसकी डिमांड है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा जिस सामान की डिमांड है उसी को बनाया जाए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम पता करेंगे कि बाहर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात बिल्कुल साफ हो रही है कि उन्हीं सामानों को, उन्हीं कच्चा पदार्थों को, उन्हीं रॉ मटेरियल को, उन्हीं रिसोर्सेज को जुटाना है जिसकी जरूरत है सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना नहीं है, अब पुराने फोन्स का, कीपैड वाले फोन का जमाना नहीं है, तो उसको नहीं बनाएंगे, उससे सामान नहीं जुटाएंगे, उसका रॉ मटेरियल इनपुट्स नहीं जुटाएंगे। ठीक, व्यवसायियों को बाजार में मांग के अनुसार बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करनी पड़ती है, तो उत्पादों की पूर्ति करवाने के लिए उन्हें आगत यानी इनपुट्स, कच्चे माल इत्यादि की आवश्यकता भी होती है। वे वातावरण में उत्पादन की मांग को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल और दूसरे संसाधनों को प्राप्त करते हैं। बेटा जो मार्केट में डिमांड होगा उसी को बनाएंगे और उसी से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स को जुटाएंगे। ठीक, चौथा जो महत्व है वो है तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन करने और अपनाने में सहायता करता है। रैपिडली एनवायरनमेंट जो है बदल रहा है, क्विक यानी बहुत तेजी से बदल रहा है, और बदलते हुए वातावरण के साथ खुद को बदलना ये तभी पॉसिबल है जब हम वातावरण में होने वाले चेंजेस का पता लगाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अध्ययन से, बिजनेस एनवायरनमेंट की बारीकियों को समझने से पता चल जाता है संगठन को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कि उन्हें कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना है, और वो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, समय रहते ही चेंजेस को अपने यहाँ लागू कर लेते हैं, परिवर्तन के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। अब बेटा पुराने तरीके से चलोगे तो काम नहीं चलेगा, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। कोई भी संस्था पुराना सामान बनाएगी जिसकी आउटडेटेड है, नहीं चलेगा। कोई पुरानी तकनीक है जिससे आप काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। वही रजिस्टर बना रहे हैं, वही बुक कीपिंग कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, काम नहीं चलेगा। टेक का जमाना है अब, आईटी का जमाना है अब, चीजों को सीखने का जमाना है अब, नए नए स्किल्स को रखने का जमाना है अब। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी, बिजनेस भी तभी सफल हो सकता है जब वो नई स्किल्स को सीखे, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को बदले। तो एनवायरनमेंट की स्टडी से कम इतना तो पता चल जाता है कि हमें कहाँ परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन को अपनाना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, नियोजन और नीति निर्माण में सहायता करता है। मैनेजर को क्या चाहिए? मैनेजर को क्या चाहिए कि अच्छा डिसीजन ले सके। अच्छा डिसीजन कैसे लेगा एक मैनेजमेंट? जब उसे पता होगा कि उसे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। कैसे पता चलेगा? जब वो बाहर, बिजनेस के बाहर होने वाले सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होगा, जागरूक होगा, उसे पता होगा कि
नई नई तकनीक क्या आ रही है, उत्पादन की विधि क्या आ रही है, कंपटीशन में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर हमारे क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अनुसार ही वो अपनी निर्णय लेगा, अपनी पॉलिसी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं निर्णय लेना आसान हो जाता है, पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट के स्टडी से। ठीक है। कार्य निष्पादन में सुधार होता है। अब कार्य निष्पादन में कैसे सुधार होता है भाई? देखो बच्चा बच्ची, परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ना। किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कब अच्छा माना जाता है? जब उसका प्रॉफिट अच्छा होता है, जब उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, जब उसका वृद्धि होता है, यानी ग्रोथ होता है, विकास होता है, नए नए ब्रांचेस खुलते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि कार्य निष्पादन अच्छा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का। तो कार्य निष्पादन में सुधार कब होगा? जब मार्केट के अकॉर्डिंग बिहेवियर होगा, वातावरण में बदलते हुए तत्वों के अनुसार खुद को हम बदलेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अनुसार काम करने से, वातावरण को समझने से एक फर्म, एक कंपनी अपने लाभों को भी बढ़ा सकती है, कस्टमर को भी सेटिस्फाइड कर सकती है, सरकार को भी सही तरीके से समझ सकती है, आर्थिक नीतियों के अनुसार बिहेव कर सकती है, व्यवहार कर सकती है। तो कार्य निष्पादन में सुधार होता है। व्यावसायिक वातावरण के निरंतर विश्लेषण के साथ कंपनियां आसानी से अपने प्रदर्शन को सुधार सकती हैं। बाह्य वातावरण से मिलान करने के लिए आंतरिक वातावरण में परिवर्तन कर सकती हैं और संगठन प्रगति कर सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, बाजार अंश में वृद्धि कर सकते हैं, अपने शेयर्स की मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो कार्य निष्पादन में सुधार होता है व्यावसायिक वातावरण को समझने से। व्यावसायिक वातावरण के आयाम, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में से बोलूंगी। ठीक है। इसको जरूर आप लोग समझिएगा कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्थिक वातावरण, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण के आयाम क्या होते हैं, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट किन किन फोर्सेस, तत्वों से मुख्यतः बना है, या सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक वातावरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था से, आर्थिक चीजों से, जो सभी कारक, वो सभी शक्तियां, वो सभी फोर्सेस जो कि डायरेक्टली अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है, इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं। आर्थिक नीतियां, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सभ्यता, आर्थिक चीजें, आर्थिक मूल्य, सब कुछ क्या आएगा? आर्थिक वातावरण में आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे कर में यानी टैक्स में कोई चेंज होना, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज होना, आय, बचत, निवेश में कोई परिवर्तन होना, मुद्रास्फीति के दर में कोई परिवर्तन होना, रुपए के मूल्य में कोई चेंजेस होना, जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय इत्यादि में कोई भी चेंजेस होना, इसका असर बिजनेस पर पड़ता है। और यह क्या है? ये आर्थिक वातावरण के तत्व माने जाते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, मुद्रा नीति हो गया, कर की दर हो गया, ब्याज की दर हो गया। ठीक है। और आपकी अर्थव्यवस्था में कोई भी नीति हो गई, ये सारी चीजें आपकी आर्थिक वातावरण में आती हैं। इसके बाद देखो सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या होता है बेटा? इसमें समाज के विभिन्न वर्ग और उनसे जुड़ी हुई चीजें आती हैं। जैसे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो पसंद नापसंद है, उनकी जो रुचियां हैं, फैशन है, उसमें अगर कोई चेंजेस हो रहा है, सामाजिक जो ढांचा है उसमें कोई बदलाव हो रहा है, सामाजिक संरचना, परिवार का गठन, परिवार में बदलाव हो रहा है, परिवार जो है उसकी सोच, संस्कृति, हमारी सभ्यता, वातावरण और हमारी जो कहते हैं परंपराएं हैं, रीति रिवाज, फैशन, ट्रेंड्स, ये सब सामाजिक वातावरण के कारक या तत्व माने जाते हैं। ठीक। जैसे आजकल का क्या है, पढ़ने लिखने के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है, इसका असर भी कहीं ना कहीं
बिजनेस पर पड़ता है। महिलाएं जो आज शिक्षित हो रही हैं, महिलाएं जो अब रोजगार में जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में जा रही हैं, उसका असर भी हमारे बिजनेस पर देखने को मिलता है। फैशन में जो बदलाव हो रहा है, लोगों की सोच में जो बदलाव हो रहा है, उसका असर भी बिजनेस को देखने को मिलता है। तो समाज से जुड़ी हुई या समाज को बनाने वाली जितने भी चीजें आती हैं, वो सब सामाजिक वातावरण में मानी जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो, सामाजिक वातावरण में समाज जिसमें व्यवसाय स्थित है कि रीति रिवाज परंपराएं अंतर्निहित होती हैं। इसमें जहाँ व्यवसाय स्थित है, उस समाज में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, रुचि, प्राथमिकताएं, शिक्षा का स्तर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, इसके कुछ सामान्य कारक क्या है। महिलाएं और जो अल्पसंख्यक के लिए नौकरियां या रोजगार में आरक्षण की मांग जो हम लोग कर रहे हैं कि महिलाओं को भी बराबर का रोजगार मिले, अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी रोजगार में अवसर मिले, ये सब क्यों है? सामाजिक वातावरण में परिवर्तन की वजह से ये मांगे उत्पन्न हुई। ठीक है, पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान मजदूरी के भुगतान द्वारा महिलाओं के समान स्तर के लिए जो मांग हो रही है, ये भी सामाजिक वातावरण की वजह से संभव हुआ है। जीवन की गुणवत्ता में जो परिवर्तन, अब जो लोग पहले लोग क्या थे, पहले लोग मतलब जितनी उनकी इनकम होती थी उसी हिसाब से वो क्या करते थे, एक्सपेंस करते थे, परचेज करते थे, सामान खरीदते थे। अब लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अब लोग ज़्यादा खर्चा वहाँ कर रहे हैं जहाँ उनका हेल्थ या उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छे से चल सके। अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने पे लोगों का रुझान हो गया है, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, अब लोग पढ़ने लिखने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब सामाजिक वातावरण में माना जाएगा। जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता। ठीक, इसके अलावा जो हमारी सोच है, जब हम त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब दिवाली आता है, ईद आता है, हम क्या करते हैं? हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम स्वीट्स खरीदने जाते हैं, हम पटाखे जलाते हैं। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा रीति रिवाज है कि हम त्योहारों को में खुशियां मनाते हैं। हम अपनी खुशियों को कह सकते हो कि एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, प्रदर्शित करने का तरीका होता है ये सारी चीज़ें। तो हमारी सोच हमारी समाज की वजह से आती है। ठीक है, तो बच्चा सामाजिक वातावरण में ये आता है। अगर तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ और उसको देख करके ज़रूर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ख्याल आएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे भारत क्या है, इंडिया क्या है? इंडिया हम कहते हैं ना कि हमारे धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ विभिन्न देशों के, विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न रीति रिवाजों को अपनाते हैं, मनाते हैं। हम विभिन्न परिधान पहनते हैं, हमारी जो बोलियाँ हैं, हमारी जो भाषाएं हैं वो विभिन्न हैं, अलग अलग हैं। हमारे तरह विविधता, डाइवर्सिटी बहुत कम देशों में है। तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो डाइवर्सिफाइड कंट्री है। मतलब विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न वेशभूषा के, विभिन्न बोलियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक साथ रहते हैं। तो ये देखो, इसका छोटा सा एग्जाम्पल है। और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के अनुसार ही हमारी सोच होती है जो बदलती रहती है समय के साथ साथ। और इसी के साथ साथ हम जब त्यौहार मनाते हैं तो हम ये क्या, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, और मिठाइयों की डिमांड त्योहारों के समय बढ़ जाया करती है ना। स्वीट्स की डिमांड जो है अचानक जब फेस्टिव सीजन आते हैं तो अचानक ही क्या होती है, बढ़ जाती है, और हम मिठाइयाँ या स्वीट्स एक दूसरे को बांटने लगते हैं। ये क्यों है? सामाजिक पर्यावरण का एक पार्ट है बेटा। जब सीजन्स आते हैं, फेस्टिव सीजन, देखो जो हमारे लोकल मार्केट है वो सज जाते हैं, है ना। लोकल मार्केट, लोकल सामान जो है वो आपको गली गली, मोहल्ले मोहल्ले देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक वातावरण में हो रहा एक परिवर्तन है बेटा, हमारी सोच से संबंधित है, हमारी परंपराओं से संबंधित है, जिसका असर बिजनेस पर पड़ता है। फेस्टिव सीजन में हमारे जो उद्योग हैं, हमारी जो शॉप्स है, दुकानें जो है वो सज जाती हैं, मार्केट जो है वो चमक जाता है।
इसके बाद आता है राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण में क्या चीजें आती हैं बेटा? राजनीतिक, जैसा कि समझ में आ रहा है कि राजनीति यानी सरकार से संबंध है इसका। सरकारी जो पार्टी है उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो इसमें आती हैं। जैसे हमारा विदेशी देशों के साथ संबंध, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं उनकी जो कह सकते हो उनका जो आदर्श है, उनकी जो सोच है, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। पार्टीज जब बदलती हैं, जब सरकार बदलती है तो उसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है, ट्रेड पर पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है। राजनीतिक वातावरण में सरकार के कार्यों से संबंधित सभी घटक अंतर्निहित होते हैं। सरकार का प्रकार कौन सा है, समाज के विभिन्न समूहों के प्रति सरकार का व्यवहार क्या है, सरकारी योजनाएं, स्कीम्स, पॉलिसी भी इसमें आ जाएंगी। दूसरे देशों के साथ सरकारी संबंध और सरकार की विदेशी नीति आदि इसके घटक होते हैं। तो अगर कोई सरकार बदलती है और सरकार बदलने पर लिखा है सवाल में कि सरकार बदली और उसने एक विदेशी नीति अपनाई, एक सरकारी योजना ये आई, नई सरकार ने की, तो ये क्या हो गया बेटा? ये राजनीतिक वातावरण का हिस्सा हो गया। पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारी संबंध राजनीतिक वातावरण का हिस्सा माना जाएगा। कोई सरकार बदलती है और जो हमारे शेयर मार्केट है, सरकार के बदलने से शेयर मार्केट में जो शेयर्स की जो वैल्यू है, मूल्य जो है, अगर वो घट जा रहे हैं तो इसका असर क्या है? मतलब ये किस वजह से हुआ? राजनीतिक वातावरण की वजह से हुआ। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद आता है वैधानिक वातावरण। नाम से क्लियर हो रहा है, वैधानिक है। वैधानिक का मतलब विधान यानी कानून, इसे कानूनी वातावरण भी बोलते हैं। कोई अधिनियम, कोई एक्ट, ठीक है, कोई कानून, कोई लॉ जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, व्यवसाय से संबंधित हो, उससे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं कि यह वैधानिक वातावरण का तत्व या कारक होगा जो कि व्यवसाय पर असर डालेगा। तो वैधानिक वातावरण में सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, अधिनियम, सरकारी पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रशासनिक आदेश, लाइसेंसिंग तथा विदेशी व्यापार से संबंधित कोई वैधानिक नीतियां आ जाती हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि वैधानिक वातावरण में सरकार की कोई ऐसा नियम या पॉलिसी है जिसका पालन करना अनिवार्य हो जाए बिजनेस के लिए, तो इसे हम लोग वैधानिक वातावरण का तत्व मानेंगे। ठीक है, जैसे आपका कंपनी एक्ट 2013 है, कोई लाइसेंस लेना अनिवार्य है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो मार्क लगाते हैं हम लोग लेबलिंग पर, किसी पैकेट के लेबलिंग पर ISI का, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो वहां पर ISI का मार्क लगाना जरूरी है, स्टैंडर्ड मार्क है कि हाँ भैया सही है सामान। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग मार्क यहाँ पर दिख रहे हैं। ये क्यों है? ये वैधानिक वातावरण की वजह से है, क्योंकि कानून बना हुआ है कि अगर आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आता है तो आपको ये चिन्ह अपने प्रोडक्ट के रैपर पर, लेबल पर पैक करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। ये विधान कहता है, ये कानून कहता है। ठीक है, तकनीकी वातावरण। अब आता है तकनीकी वातावरण। तकनीकी वातावरण वह वातावरण है जो सबसे ज्यादा बदल रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी वातावरण में लगातार चेंजेस हो रहे हैं तो वो है तकनीकी वातावरण। इसमें क्या चीजें आती हैं बेटा? इसमें आती है तकनीक, उत्पादन की विधियां, नए नए इनोवेशन, नव प्रवर्तन, ठीक, जो कि बिजनेस से जुड़े हुए हों। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत तकनीकी सुधार तथा नवाचार से संबंधित शक्तियां आती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के तरीकों तथा व्यवसाय संचालन के नए तरीके प्रदान करती हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, वेबसाइट्स के थ्रू बना करके शॉपिंग करना या किसी सामान को बेचना, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ये सब भी क्या है? कहीं ना कहीं तकनीकी वातावरण से संबंधित है। नए प्रोडक्ट, नई मशीन, नई तकनीक, नई विधियां, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी क्या? तकनीकी वातावरण में। ठीक है, और तकनीकी वातावरण तो आप सब जानते हैं कि लगातार क्या हो रहा है? बदल रहा है।
अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है इस पर, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि लागू की गई थी आपका 1991 में, ठीक है, 1991 में। तो जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। ये जो 1991 का जो समय था हमारा, वो किस तरह का था भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। 1991 का जो समय था वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही, कह सकते हो कि नेगेटिव समय था। बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि हमें आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा था। हमारे ऊपर बहुत सारा ऋण हो गया था, कर्ज हो गया था। हमारी जो विदेशी, कह सकते हो कि हमें जो विदेशी पूंजी का भुगतान हम नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास अब जो हमने इम्पोर्ट किया था उसको चुकाने के लिए हमारे पास मूल्य नहीं था, पैसा नहीं था, विदेशी पूंजी नहीं थी। पूरी तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम ऋणों पर, सरकारी कर्जों से भरी पड़ी हुई थी। सरकार पर बहुत अतिरिक्त भार था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें लोन की ज़रूरत थी वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक ने हमसे कंडीशन रखी कि आप अपने देश में एलपीजी पॉलिसी लागू करिए, अपने देश को थोड़ा उदारीकृत करिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ये जो आप रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट किए हुए हैं ना, अपने घरेलू उद्योगों को जो आप समर्थन दिए हो ना, उसको थोड़ा कम करिए। लाइसेंस, कोटा, परमिट, ये सब खत्म करिए और ग्लोबलाइजेशन करिए, मतलब विदेशी पूंजी ले आइए, विदेशी मार्केट की सामान आए आपके देश में, विदेशी कंपनियां आए, बिजनेस करें। इसको मतलब आप डोर ओपन कर दीजिए, तब हम आपको करीब लोन देंगे। तो सशर्त यानी कंडीशन के साथ उनकी सारी बातों को माना गया और उसके बाद जाकर के नई आर्थिक नीति, जो कि उस समय हमारे जो आपके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या किया था, वो वित्त मंत्री थे और उन्होंने अपना सजेशंस दिया था इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। और तत्कालिक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरसिंहा राव जी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनके शासनकाल में ये नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसे हम एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति, इसे नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं, उसकी घोषणा की। इस नीति के कुछ मुख्य विशेषताएं थीं। क्या क्या थी बेटा? 3 मुख्य तत्व या मुख्य विशेषताएं थी एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, एल का मतलब उदारीकरण से है, लिबराइजेशन से है। आर्थिक सुधारों का लक्ष्य भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करना था। ये लाइसेंस, परमिट राज की समाप्ति का संकेत था। उदारीकरण का मतलब समझते हो? उदार नीति। उदार का मतलब समझते हो? मतलब उदार नीति का मतलब होता है प्रतिबंध, नियंत्रण कम कर देना, खत्म कर देना। किस पर? ट्रेड पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, उपक्रम पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर। जैसे कि लाइसेंस लेने की अनिवार्यता कुछ उद्योगों को छोड़ करके बाकी बहुत सारे उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई। अपना सामान एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाना आसान हो गया। टैक्स के दर को कम कर दिया गया, टैरिफ के रेट को कम कर दिया गया। आसानी से अब कोई भी जो उपक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन से, वो सामान बना सकते, उत्पादन कर सकते थे और अपने सामान को किसी देश में बेच सकते थे। राज्यों के बीच में व्यापार करना आसान कर दिया। कोटा, परमिशन, मतलब इतना ही आप उत्पादन कर सकते हो, इसके क्वांटिटी को भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से उदारीकरण में नियंत्रण, बाध्यताएं जो कि व्यापार पर थी, व्यापारिक संस्थानों पर थी, उसको खत्म कर दिया गया था। उदारीकरण उससे संबंधित है। थोड़े से उद्योगों को छोड़कर के अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना उदारीकरण में आया। व्यावसायिक कार्यों के पैमाने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार अपना करके संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अब अपना व्यवसाय विभिन्न क्षेत्रों में करने के लिए स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए,
वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा दिया गया बेटा। मतलब एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से किसी भी वस्तु को बेचा जा सकता है, बेचा जा सका। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों के निर्धारण में भी अब फ्रीडम दे दी गई। मतलब अब व्यापारिक संस्थाएं अपनी वस्तु का खुद से मूल्य निर्धारित कर सकते थे फ्रीली। कर की दरों में कमी कर दी गई, टैक्स के रेट को कम किया गया। अर्थव्यवस्था पर जो अनावश्यक नियंत्रण था उसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया गया, लाइसेंस लेना इजी हो गया, रजिस्ट्रेशन करवाना इजी हो गया। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने को सरल बना दिया गया बेटा। ये सारी चीजें उदारीकरण के तहत की गई। इसके बाद देखो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। 1991 में क्योंकि सरकारी कर्जा बहुत था, सरकारी कंपनी पर बोझ बहुत था, सरकारी राजस्व पर बोझ बहुत था, इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे जितने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम थे, एंटरप्राइज थे, जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे थे और सरकारी बोझ बढ़ा रहे थे, उनको क्या किया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। मतलब उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, विनिवेश कर दिया गया, उनके अंशों को बेच दिया गया। तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा गया, इसी को निजीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन करना, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना, ठीक। तो निजीकरण का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को हस्तांतरित करने से है। इसमें क्या चीजें पर्टिकुलरली की गई, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण कर दिया गया। उनके पब्लिक सेक्टर के जितने भी ज्यादातर एंटरप्राइज जो खराब व्यवसाय कर रहे थे, उनके शेयर्स को बेच दिया गया। किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को। सरकार की सहायता का संविलियन, यानी सरकार अब सब्सिडी और बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगी पीएसयूज को, बल्कि प्राइवेटाइज किया गया। इसका परिणाम निजी क्षेत्र में स्वामित्व प्रबंध का स्थानांतरण होता है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई बेटा। ऐसी जो सीक इंडस्ट्रीज थी, जो मतलब खराब बीमार इंडस्ट्रीज थी सरकारी क्षेत्र की, जो अच्छा काम नहीं कर रही थी, उनको या तो रिकंस्ट्रक्ट किया गया, फिर से उनको थोड़ा बहुत सहायता दी गई, या ऐसे बीमार औद्योगिक इकाइयों को बेच दिया गया। ठीक है, उनको बेच दिया गया या उनको बंद कर दिया गया। तो इसकी स्थापना की, इस बोर्ड की स्थापना हानि सहने वाली बीमार इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पुनः जीवित करने के लिए की गई थी। तीसरा जो तत्व आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब समझते हो, विश्व से संबंधित है ये वर्ड, वैश्वीकरण, ग्लोबल, ठीक। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण बोल सकते हैं। व्यापार के माध्यम से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। ट्रेड के माध्यम से विदेशी पूंजी को अपने देश में ला करके, विदेशी तकनीक को अपने देश में ला करके, या विदेशी अपनी देश की तकनीक को विदेशों में बेच करके, मतलब मुद्रा का, तकनीक का, लेबर का, श्रम का आदान प्रदान यानी प्रवाह करने की प्रक्रिया वैश्वीकरण के अंतर्गत आएगी। तो वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है देशों के बीच सभी व्यापारिक बाधाओं और प्रतिबंधों को हटा करके विश्व की अर्थव्यवस्था का एक विशाल बाजार में एकीकरण करना, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना वैश्वीकरण है। व्यापार के माध्यम से ये बहुत संभव हो सकता है। तो भारत में केंद्र सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा करके वैश्वीकरण को और आसान बनाया गया। पूंजी तथा तकनीक के ले आने पर यानी प्रतिबंध पर समाप्त कर दिया गया। आप आसानी से पूंजी का प्रवाह कर सकते हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि भारतीय व्यवसाय विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सके। हम भी अब बाहर सामान बेच सकें और हमारे देश का सामान अब बाहर जा सके, बाहरी मतलब विदेशी मार्केट मिल सके, और साथ ही साथ विदेशी तकनीक हमारे देश में आसानी से आ सके, जिसकी वजह से हमारे देश का जो उपभोक्ता है वो भी अच्छी वस्तु प्राप्त कर सके, कम कीमत पर ले सके।
तो पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने जो आर्थिक उदारीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं में कमी की है, विदेशों से अपने देश में तथा अपने देश से विदेशों में पूंजी के प्रवाह को आसान कर दिया है, कैपिटल लगा सकते हैं आप, आधुनिक तकनीकी का मुक्त प्रवाह किया गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है और वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व को एक विश्व ग्राम बनाना है, ग्लोबल विलेज बनाना है के रूप में देखना है, जिसमें विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, पूंजी और तकनीक और श्रम का मुक्त प्रवाह हो सके, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा आपने ये देखा कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो व्यापार और बिजनेस करना कितना आसान बना देती है। विदेशों के साथ हमें जोड़ना आसान बना दिया उसने। लाइसेंस, कोटा, परमिट, टैक्स, टैरिफ, इनके रेट को कम कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी निजी सेक्टर को आगे बढ़ाया गया। पब्लिक सेक्टर पर जो सरकार पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था उनको कम कर दिया गया। तो ये इन सारी जो नवीन आर्थिक नीति का असर क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा है हम पर, भारत पर क्या असर पड़ा, सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को आज तक मिलता है वो है कंपटीशन बढ़ जाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाना। कैसे? विदेशी कंपनी आई है, विदेशी पूंजी आई है, विदेशी तकनीक आई है, विदेशी चीजें आई हैं हमारे देश में। बहुत सारे कंपनी आने से क्या हुआ, हमारे जो हमारे घरेलू उद्योग थे, जो छोटे छोटे थे, स्मॉल सेक्टर वाले, उनको बहुत अच्छा खासा कंपटीशन मिला, प्रतियोगिता मिली। अब वही टिके हैं या वही टिके रह पाएंगे जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो प्रतियोगिता में वृद्धि हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। दूसरा इम्पैक्ट क्या मिला? अधिक अपेक्षा रखने वाला ग्राहक। अब ग्राहक जो है, कस्टमर जो है, उसे पता है कि भैया एक प्रोडक्ट एक कंपनी का अगर अच्छा नहीं है तो हम तुरंत दूसरे कंपनी पर स्विच कर देंगे, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे जो हमें अच्छा लगे, कम पैसे में अच्छा सामान मिल जाए। तो आपका जो कस्टमर है वो ज्यादा क्या है, डिमांडिंग हो गया है, ज्यादा अब डिमांड कर रहा है, ज्यादा अवेयर है, जागरूक है। अगर आपने उसको अच्छे से प्रोडक्ट नहीं दिया, अच्छा सामान नहीं दिया, अच्छी सर्विस नहीं दी तो तुरंत वो स्विच कर देगा, तुरंत वो बदल जाएगा, तुरंत दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगेगा। उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई है। प्रौद्योगिकी वातावरण में तेजी से परिवर्तन हुआ है, विदेशी कंपनी आई है, विदेशी तकनीक लेकर के आई है। तो अब तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, बहुत नए नए आविष्कार देखने को मिले हैं, उत्पादन की विधियों में लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो तकनीकी वातावरण में बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ, सरकारी नीतियों का ये प्रभाव देखने को मिला है। परिवर्तन की आवश्यकता, वही बिजनेस सफल है, वही बिजनेस चल पा रहा है। व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार जो अपने यहाँ परिवर्तन को अपना रहा है, एडप्ट कर रहा है चेंजेस को। मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है भैया। ह्यूमन रिसोर्स पुराने तकनीक से, पुरानी तरीके से नहीं चल सकते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत है, नए नए कौशल्स को, स्किल्स को सिखाने की जरूरत महसूस की गई है जब से ये नई आर्थिक नीतियां आई। ठीक है, अब हमें कॉम्पीट करना है, अब हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर अपने आप को प्रूफ करना है। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो कंपनी में काम करने वाले लोग होंगे, वो ट्रेंड होने चाहिए, सीखे सिखाए होने चाहिए, उन्हें नॉलेज होना चाहिए। आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवीन आविष्कार जो भी हो रहे हैं, अपडेटेड होना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बाजार अभिविन्यास, मार्केट ओरिएंटेशन। मतलब सबसे बड़ा फर्क तो ये देखने को मिला है कि बाजार को समझना पड़ेगा। अब ग्राहक जो चाहता है वही वस्तु बनाना है और उसी वस्तु को अब बेच पाओगे आप। जो प्रोड्यूसर बनाता है वो नहीं बिकेगा। अब प्रोड्यूसर जो बना करके पहले बेचता था कुछ भी वैल्यू लेकर के, वो काम नहीं होगा अब। जब नई आर्थिक नीति आई, जब कंपटीशन बढ़ा, मार्केट में जो कस्टमर हुआ वो ज्यादा अवेयर हुआ, जागरूक हुआ, ज्यादा डिमांडिंग हुआ, तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, बाजार अभिविन्यास, यानी अब वही सामान बिकेगा जो कि बाजार में जिस वस्तु की डिमांड होगी। मतलब बाजार के अनुसार हमें वस्तु को बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। बेटा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी देखने को मिला, असर देखने को मिला कि जो निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सरकारी जो क्षेत्र पर जो सरकारी बोझ था वो कम हो गया। सरकार जो बजट बना रही थी और जो पीएसयू को अलोकेट कर रही थी, पैसा जो दे रही थी, बांट रही थी, उनको संरक्षित कर रही थी, उसको सरकार ने अब कम कर दिया है। तो बजटीय सपोर्ट कम हो गया पब्लिक सेक्टर यूनिट पर। ठीक, तो ये सारे क्या है, इम्पैक्ट या प्रभाव देखने को मिले हैं नवीन आर्थिक नीतियों के, सरकारी नीतियों के और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। ठीक, तो बच्चा आज हम लोगों ने बेसिकली इस पूरे चैप्टर में क्या चीजें देखी हैं। हमने व्यावसायिक वातावरण के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक वातावरण, जिसे आप कैसे लिख सकते हो, कैसे बता सकते हो? वो सभी तत्व, कारक, शक्तियां, संस्थान, वो सभी तत्व, कारक, शक्तियां, संस्थान जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, एवं व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं, व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं, व्यावसायिक वातावरण कहलाते हैं। व्यावसायिक वातावरण कहलाते हैं। ये चीज आपने बेसिकली, आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी बेटा। व्यावसायिक वातावरण वो सारे कारक, वो सारे तत्व, वो सारे फैक्टर, फोर्सेस सम्मिलित करता है जो कि बिजनेस के शक्ति से बाहर है, नियंत्रण से बाहर है, लेकिन व्यवसाय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम, व्यावसायिक वातावरण के आयाम यानी डायमेंशन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं बच्चा? तो देखो, बेसिकली आर्थिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण या कानूनी वातावरण भी इसे बोलते हैं, और आपका एक और आता है तकनीकी वातावरण।
ये हम लोगों ने पढ़ा इसमें। और एक चीज हम लोगों ने आज और देखी, वो चीज क्या थी भाई? वो हमने देखा आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा नई आर्थिक नीति में? इसमें हम लोगों ने 3 तत्व देखे हैं नई आर्थिक नीति के, जो कि 1991 में लागू की गई थी, जुलाई 1991 में। इसका 3 पार्ट हमने देखा। क्या क्या इसमें हमने देखा? निजीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी पॉलिसी भी जिसे बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, तो निजीकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण, या हमसे एलपीजी भी बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी भी बोलते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस पूरे के पूरे अध्याय में पढ़ी। साथ में हमने ये भी देखा कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई उसका प्रभाव क्या पड़ा है हमारे देश पर। हमने ये भी पढ़ा कि जो व्यावसायिक वातावरण होता है उसका महत्व क्या होता है, उसको जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो इस चैप्टर में बेसिक बेसिक चीज़ें, ये सारी चीज़ें। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ जो कि एक तरह से आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला तो क्वेश्चन आपको व्यावसायिक वातावरण को परिभाषित करिए, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। व्यावसायिक वातावरण, वातावरण को परिभाषित करिए या उसके अर्थ को बताइए, परिभाषित करें। ये क्वेश्चन तो बेटा आप लोग तैयार करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताइए। ठीक है, व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताइए, महत्व बताइए, ये क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोगों को करना है वो है व्यावसायिक वातावरण के आयाम, व्यावसायिक वातावरण के आयाम की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करें। और जो आपका एक और क्वेश्चन आता है अगर उसको भी आप तैयार कर सकते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्थिक नीति पर आएगा, जैसे उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करिए, का अर्थ स्पष्ट करें। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपने मान लो कि पूरा चैप्टर ही तैयार कर लिया। अगर इन क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया, इससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपने पूरा चैप्टर ही एक तरह से तैयार कर लिया है। तो आप इस क्वेश्चन के फॉर्म में भी बेटा इसका पूरा नोट्स बना सकते हैं। आप बस ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका नोट प्रिपेयर हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, और आपको अलग से फिर कोई नोट प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं नोट कॉपी में, आपका बोर्ड का भी तैयारी हो गया, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर था बहुत ही छोटा सा, इस चैप्टर में आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, चैप्टर को बस थोड़ा सा समझना है और चैप्टर बहुत आसान ही है।
ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लो 5 से लेकर 10 नंबर के क्वेश्चन आपका बोर्ड जो है इस चैप्टर से पूछता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के यही था ये पूरा अध्याय चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।